बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुशामदीद नॉवेल लेकर आए हैं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस नंबर 79 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नावल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कोई नॉवेल सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नावल कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। हमारे बहुत से नावल हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नावल, तमाम कहानियाँ और तमाम एक साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। खुद शनासी बहुत बड़ी नेमत है मेरे अजीज़, और क्या तुम जानते हो कि ये नेमत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। डॉक्टर रज़ा ने साद की लौटाई हुई किताब की कर्मजी जिल्द पर दर्ज ठहरे हुरूफ पर उंगली फेरते हुए कहा, शायद। साद ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर इस नेमत से कहीं बड़ी एक और नेमत भी है जो इससे भी कम लोगों को नसीब होती है। डॉक्टर रज़ा हल्का सा मुस्कुराए। और वो नेमत क्या है? इसने सर उठाकर सवाल किया। बंदे का खुद अपने सामने यह एतराफ़ कि हाँ, इसे खुद शनासी हासिल हो चुकी है। ओह हाँ, साद ने पहलू बदलते हुए कहा, लेकिन क्या सिर्फ खुद अपने सामने कि किसी और के सामने भी? जब बंदा खुद अपने सामने एतराफ़ करने की हिम्मत पकड़ लेता है तो दूसरों के सामने एतराफ़ करने में भी इसे हर्ज महसूस नहीं होता, क्योंकि इसका आईना दिल शफाफ हो चुका होता है। दूसरों से हम अपने बुग़्ज़, रंज, हसद और शक की वजह से ही तो कतराते हैं। जब दिल का आईना शफाफ हो जाए और इसमें कोई बाल बाकी ना रहे तो गुरेज और फरार की ज़रूरत ही नहीं रहती। डॉक्टर रज़ा ने नरमी से कहा। जवाब में वो इनकी तरफ गौर से देखता ही रहा, बोला कुछ भी नहीं। पढ़ ली ये किताब या बगैर पढ़े ही लौटा रहे हो? डॉक्टर रज़ा ने इसका यह नमाक तोड़ते हुए किताब उठाकर इसकी नज़रों के सामने की। पढ़ ली, इसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर इन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। फिर यह कि मुझे खुशी हुई आपने मुझे किताब के ज़रिए वाज़ और नसीहत और तबलीग करने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारा ख्याल था कि मैं ऐसा करूँगा? हाँ बिल्कुल, इसने सच्चाई से एतराफ़ किया। लेकिन मैं ममनून हूँ कि आप जिस नतीजे पर मुझे पहुँचाना चाहते थे इसमें आप कामयाब हो गए। अरे, किसने कह दिया कि मैं तुम्हें किसी नतीजे पर पहुँचाना चाहता था? डॉक्टर रज़ा चौंके। मेरे दिल ने कहा, वो सुकून से बोला, और आपने ऐसा करके ठीक ही किया। मेरे इंतसाब ख़त्म हो गए और मुझे धुन के इस पार की चीज़ें भी नज़र आने लगीं। मसलन क्या नज़र आया? वो महजूज होते हुए बोले, मसलन ये कि ज़ाती दुख को इस तमाम पर मुसल्लत कर देने की ख्वाहिश करने वाला इंसान तन्हा रह जाता है, और ये कि खुशी, सुकून और आसाइशों के लम्हों से महफूज होते हुए हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि आने वाले लम्हे हमारे लिए किस एहसास पर से नकाब उठाने वाले हैं। खूब। और ये कि बहादुरी ये नहीं कि आप खुद पर हर खुशी हराम कर लें। बहादुरी ये है कि अपने दुख की अजियत के दिनों में भी दूसरों की खुशी में यूँ खुश शामिल रहें जैसे ये आपकी अपनी खुशी हो। बहुत खूब। और ये कि जब आप अपने आप ज़ाहिर हो जाए तो एतराफ़ कर लो कि हाँ, मुझ पर ये ख़ामियाँ हैं, और बहुत थोड़ी सी फला फला खुद शनासी। डॉक्टर रज़ा ने बर्जिस्ता कहा। जी हाँ, खुद शनासी, इसने सर झुकाकर एतराफ़ किया। जी हाँ, खुद शनासी हर आईने में इंसान को अपना चेहरा दिखाती है, और वो भी इतना वाज़ेह कि कुछ पोशीदा नहीं रहता। बस, या कुछ और भी? डॉक्टर रज़ा के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो बहुत मुतमईन हो। बस इतना ही? गोया तुम इससे आगे का सफ़र तय करने को तैयार हो? इससे आगे का सफ़र? इसने हैरत से पूछा। हाँ, वो मुस्कुराए। सिर्फ नज़र करने के लिए दरगुजर करने का सफ़र तक का सफ़र वो कठिन ज़रूर है। इसके लिए जो ज़ाविया दरकार है शायद वो मेरी दस्तरस में नहीं। साद ने सादगी से कहा। हौसला, सब्र, तहम्मुल, नरमी। डॉक्टर रज़ा मुस्कुरा कर बोले, ज़ाद राह कुछ इतने नाकाबिल हसूल तो नहीं हो सकता है, मगर हौसला, सब्र, तहम्मुल और नरमी हासिल करने के लिए रद्द अमल, गुस्से, नफ़रत और इंतकाम के फन फैलाए नागों का सर कुचलना पड़ता है, जो शायद मेरे जैसे कमज़ोर इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं। बदगुमानी के बनी आँख से
उतार कर थोड़ी सी आला ज़र्फ़ी से काम लो, ये नाक खुद ब खुद मर जाएंगे। साद ने इनकी बात सुनने के बाद गहरा सांस लेते हुए सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत और महबूब के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? डॉक्टर रज़ा ने मौजू बदला। वही जो नादिया ने आपको बताया। इसने यूं ही सर सोफे की पुष्ट से टिकाए जवाब दिया। मोहब्बत तुम्हारी और महबूब भी तुम्हारी। वो बेचारी को क्या खबर कि तुम्हारा क्या ख्याल है। इसने आपको बता तो दिया है कि मैं कमाल बेहिस इंसान हूँ। मोहब्बत और महबूब के मौजू से बेजारी का इजहार करता हूँ। पता नहीं। डॉक्टर रज़ा ने सर हिलाया। नादिया ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम पकड़े गए। क्या मतलब? वो यकलक सीधा होकर बैठ गया। मतलब ये कि जिस मौजू से दानिस्ता बेजारी का इजहार किया जाए, असल में वही तो बंदे की जान का रोग होता है। डॉक्टर रज़ा ने देखा साद के चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगा था। देखा, मैंने कहा था ना तुम पकड़े गए। वो मुस्कुराए। खुशनासी की स्टेज पर पहुंच चुके हो। एतराफ़ वाली स्टेज तक भी छलांग मार लो। ज़रूर मार लूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। मोहब्बत और महबूब दूर बहुत पीछे रह गए। शायद मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। वो अफसुदगी से बोला। जिनको मोहब्बत नसीब हो जाए वो यूँ शकिस्त खुर्दा तो नज़र नहीं आते। मोहब्बत का हसूल तो इंसान को फाहते बना देता है। नज़र उठाकर बात करो साद सुल्तान। मोहब्बत करने वाले इसको पाने के दरमियान बहुत लंबा फासला है। डॉक्टर मशरिक़ मगरिब जितना फासला। इस दौर में तो फासले इतने सिमट गए हैं, एक बटन दबाओ और मशरिक़ से मगरिब पहुंच जाओ। बटन दबाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, डॉक्टर रज़ा संजीदा होते हुए बोले। अगर इतने अज़र हाइल हैं तो फिर ठीक है, कायम रहो फासले और मत जाओ। बटन बस अपनी खुशनासी के तजर्बे किनारे किनारे में तैरते फिरो हरदम। आप नाराज़ हो गए शायद। साद ने संजीदगी से कहा। मैं नाराज़ तो तुम हो खुद से, मैं तो तुमसे नाराज़ नहीं। वो उठते हुए बोले। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मैं चलूँगा अब। उन्होंने अपनी सफ़ेद टोपी सर पर रखी और कमरे से बाहर चले गए। और गुलाब के साथ कांटे ज़रूर होते हैं। किसी ने झुक कर इसके कान में सरगोशी की थी। हाँ, मुझे इतनी ही कड़वी बातें सुन लेने की आदत डाल लेनी चाहिए शायद, इसने सर हिलाते हुए खुद से कहा। सर्दियों की रातों में सबकी बारी बारी ड्यूटी लगा करती थी। सुबह मुँह अंधेरे सब्जियों फलों और फूलों के ट्रक लाद कर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते थे। ट्रकों पर लोड होने वाला सारा सामान तैयार करने के लिए रातों की ड्यूटी लगा करती थी। इसकी कभी कभी फंस करके ये ड्यूटी नहीं लगती थी कि मगर इसे ड्यूटी वालों के साथ रात भर जागना और इनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। रात भर जब सब चाय के प्याले भर भर पीते, अपनी गर्म चादरों और खेसों को अपने ईद गिर्द लपेटते, फुर्सत की चंद घड़ियाँ मिलने पर एक दूसरे को अपने बड़ों से सुनी कहानियाँ, खुद अपनी आप बीतियाँ, इधर उधर से कान में पड़ी खबरें सुनाते और इसे ये सब सुनना बहुत लुत्फ देता था। इनमें से चंद हुक्का भी पीते थे। हुक्के के कुछ लगा कर इसकी न अगले को पकड़ाना ये इशारा होता था कि पिछले वाले की कहानी ख़त्म हुई। आप जिसके हाथ में है न है वो कोई बात बताएगा। इन कहानियों आप बीतियों और जुगतों में लोगों के माँ बाप बहन भाइयों और इनके घर वालों का जिक्र होता। इन सब की सुनने के बाद रात के किसी पहर जब वो अपने गर्म बिस्तर पर लेट कर रज़ाई अपने गिर्द लपेटता, देर तक इन्हीं कहानियों और दास्तानों पर गौर करता रहता था। माँ बाप बहन भाई और एक घर मुख्तलिफ शक्लों और हेयलों की मानिंद इसकी नज़रों के सामने आता और गुजर जाता। एक रात इनकी शक्ल कुछ और होती, अगली रात कुछ और। इन बनती बिगड़ती शक्लों को देखते हुए वो कभी किसी ऐसी आदमी शक्ल से खुद को मानूस नहीं कर पाया था। पता नहीं मेरी माँ के बाल लंबे थे या छोटे, मेरा अगर कोई भाई है तो मुझसे बड़ा होगा कि छोटा, हम कोई बहन और जो कोई बहन है और कभी मैं इनसे मिलूं तो इससे मेले से प्लास्टिक की गुलाबी रंग वाली गुड़िया ज़रूर लेकर देता। पता नहीं मेरी कोई बहन है भी कि नहीं। अगर है तो इसकी शक्ल मेरे जैसी है कि किसी और के जैसी।
अल्लाह जाने अपने अब्बे की जो भी शक्ल मेरी समझ में आती है वो हर फिर के चौधरी साहब जैसी ही क्यों होती है, और अम्मा की सारी शक्लें बनते बिगड़ते आखिर में चौधरानी साबरा बीबी जैसी क्यों बन जाती हैं। वो मफरूज़ों के साथ तस्वुराती शक्लें घड़ता बिगाड़ता बड़ा हुआ था। ज़िंदगी ने अपना रुख बदला था, इसके रंग ढंग भी बदल गए थे, लेकिन अभी भी फुर्सत और तन्हाई के चंद लम्हे मैसर आने पर इसका पसंदीदा मशगला था। चौधरी सरदार और शहर से आई इस जरेरी जैसी पिछल पैरी जैसी बीबी ने जो इंकशाफ चंद हफ्तों पहले इस पर किया था, इसको मजाक पर मामूल करते करते हालात से गंदुम में रखने वाली गोलियां खाने की तरफ ले गए थे। मौत की फितरी खौफ ने इसे इन जहरीली गोलियों से बचाकर इस रोज़ एक नई हकीकत के सामने ला बिठाया था। इसके सामने बादशाहों किसी आन बान वाला एक खुश शक्ल खुशबाश लिबास शख्स बैठा था, जो अपनी वज़ाक़त से ही बड़ा अमीर कबीर दिखाई देता था, पढ़ा लिखा और आन बान वाला। और चौधरी साहब इसे पहरी बुझवा रहे थे। जो बूझो ज़रा खारी, ये साहब कौन है। और इसके हार मान लेने पर चौधरी साहब ही इसे बता रहे थे कि वो शख्स इसका सगा बाप है, इसका यानी मोहम्मद इफ्तिखार अहमद का, जिसने अपने बाप की तसव्वुराती ख्यालों में भी कभी ऐसे बाप को देखने की जरूरत नहीं की थी। वो बाप इसके सामने बैठा था और तवक्का उम्मीद और खौफ नज़रों में समेटे इसकी तरफ देख रहा था। इसने चौधरी साहब की बात सुनकर सर उठाकर इनकी तरफ देखा और इनकार में यूं सारी लाया था जैसे इसे इनकी बात पर समझ में नहीं आई थी। खारी मेरे पुत्र, उठकर बिलाल साहब से मिल, ये तेरे वालिद साहब हैं, तेरे अपने सगे वालिद साहब। चौधरी साहब, अब तो हर तरफ इतना शोर मच चुका है कि बाबे दीन मोहम्मद ने मुझे गोलियां भी नहीं देनी, इसके दिल ने एकदम दुहाई मचा दी। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना झल्लिया। चौधरी साहब ने इसके करीब बैठकर प्यार से इसके गर्दन के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए इसे अपने साथ लगा लिया और फिर सरगोशी के अंदाज में इसे एक कहानी सुनाने लगे। ऐसी कहानी जो सर्दियों की रातों में जागकर ड्यूटी देने वालों की कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं नहीं मानता कि इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन अचानक हो जाती है। सब फजूल बातें हैं। इंसान के शऊर में कुछ चीज़ें तासुब की तरह मौजूद होती हैं, और हकीकत तो ये है कि लाशऊरी हमारी ज़िंदगी के बहुत से फैसलों में कार फरमा होता है। चंद्रशेखर ने काफ़ी का घूंट हलक से उतारने के बाद कहा, तुम्हारा मतलब है। नादिया के लाशऊर में ही मज़हब के खाने में इस्लाम की तकलीद मौजूद थी। साद ने दिलचस्पी से इसे देखते हुए कहा, 100%। चंद्रशेखर ने पूरे यकीन के साथ कहा, और तुमने देखा लाशऊर फैसला करने में कैसे कार फरमा होता हुआ। हूँ। साद ने सर हिलाया और फिर सवालिया अंदाज में चंद्रशेखर की तरफ देखने लगे। और अगर नादिया के जहन में किसी एक रास्ते का इंतखाब करने का ख्याल ना आता तो इसका लाशऊर क्या करता। नादिया इन लोगों में शामिल है जिनकी रूह किसी एक रास्ते को इख्तियार करने से पहले बेचैन रहती है। इसे इस रास्ते का इंतखाब करना ही करना था, जल्द या बदेर। चंद्रशेखर ने इस बार भी पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। मैं तुम्हें बताऊं, जब लंदन आने से पहले इसने मुझसे जिक्र किया कि ख्वाब में एक शराब देखती है जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं, मगर वो एक ऐसी इमारत की मानिंद है जिसके गुंबद साफ दिखाई देते हैं। इसी वक्त मुझे यकीन हो चुका था कि नादिया इस रास्ते पर चलने वाली थी। मंदिर की सीढ़ियों, अश्लोक और भजन पढ़ने की आवाज़ों, गिरजाओं की घंटियों और मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज़ों में से किसी एक का इसे इंतखाब करना ही करना था। वो अपने बाप, बाप के वतन और बाप की ज़ुबान से मोहब्बत नहीं, इश्क करती थी। इसे बाप के और रीजन की तरह बढ़ना ही था। जब ही तो यहाँ आने के बाद जब इसने अपनी कैफियत मुझे मेल करना शुरू की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसकी बेचैन रूह ने अपना विज़न हासिल कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत खुशकिस्मत है। साद हैरत से चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए इसकी बात सुन रहा था। कुछ देर इसकी गुफ्तगू के सहर में डूबे रहने के बाद वो मुस्कुराया। तुम्हारा ख्याल है नादिया का ये विज़न इसकी खुशकिस्मती है? हाँ, चंद्रशेखर ने सर हिलाया। जबकि तुम और तुम्हारे हम वतन, तुम्हारे हम मज़हब इस विज़न की वाक़यात के मुनकिर हैं। हाँ, ये सही है। चंद्रशेखर ने बिला हील हुज्जत एतराफ़ किया। क्या तुम्हारा दिल इसकी अफ़ाक़ियत और आलमगीरी पर यकीन कर लेने को नहीं चाहता? दिल के चाहने पर मैंने कभी गौर नहीं किया। चंद्रशेखर ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा,
وہ دونوں اس وقت ایک روڈ سائڈ کیفے کے باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے، لیکن میری نظر تعصب سے بہرحال بچی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دین اسلام نے دنیا کی تاریخ کو تہذیب، اخلاق اور علم کے خزانے عطا کیے ہیں۔ نادیہ خوش قسمت ہے کہ اسے وژن مل گیا۔ تمہاری نظر تعصب سے بچی ہوئی ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نادیہ کے شخصی خوبیوں کے متعارف ہو۔ اس کا خیال ہے کہ تم سے بہتر اس کا کوئی دوسرا دوست نہیں۔ سعد نے بات کرتے کرتے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جس پر بادل جھکا ہوا تھا۔ گیلا اور سیلا لندن ایک مرتبہ پھر بھیگنے جا رہا تھا۔ نادیہ ایسی لڑکی اور دنیا کی تاریخ کو تہذیب، اخلاق اور علم کے خزانے عطا کرنے والے دین کی طرف تمہارا دل نہیں کھنچتا کیا؟ چندر شیکھر جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا، سعد کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے گہرا سانس لے کر مسکرا دیا۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ اس لیے کہ میں نادیہ کا بھائی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میری بہن کٹھنائیوں سے بھری رہگزر پر چلتے چلتے آسانیوں سے سجی شاہراہ پر جا نکلے۔ سعد نے مبہم سی بات کی۔ چندر شیکھر نے سر ہلایا اور ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے والی گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ انسان کے لاشعور میں کچھ چیزیں تعصب کی طرح موجود ہوتی ہیں، یوں جیسے گٹی میں شامل ہوں۔ میرا بھی عجیب ہی معاملہ ہے۔ وہ رک کر ہنسا۔ میں کسی بھی مذہب کی تقلید نہیں کرتا، مجھے لا دین کہلانا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں کہیں مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، جب کبھی بھی بھجن پڑتی ہیں جن سے میں اپنے بچپن ہی سے بچنے کی کوشش کی، مندر جانے کے لیے تیار اپنی ماں سے انگلی چھڑا کر میں گھر کے دروازے کے پیچھے، سیڑھیوں کے نیچے اور غسل خانوں کے اندر چھپ جایا کرتا تھا، کیونکہ مجھے پنڈتوں اور بھگوانوں کی مختلف اشکال کو دیکھ کر کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں مذہب سے ہمیشہ سے باغی رہا ہوں، مگر لاشعور میں بیٹھا تعصب جو گٹی میں مجھے چٹا دیا گیا ہے، مجھے خود کو اس سے وابستہ کرنے سے بچنے نہیں دیتا اور شاید زندگی بھر نہ بچنے دے۔ یہی حقیقت میرے اور نادیہ کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑا بات جس کو پاٹنا مشکل ہے۔ ہندو، مسلم، ہندوستانی، پاکستانی، وہ استہزائیہ سی ہنسی ہنسنے لگا۔ انسانوں کی ٹریجڈیز کی بھی کوئی حد ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے سعد کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سعد نے اس کی بات سن کر اپنے دل میں اٹھنے والے نئے خیال پر فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا۔ اکثر اچھے دوست ہی رہتے ہیں، کیونکہ دوستی میں ایسے حدود و فیود کا کوئی تصور مانے نہیں ہوتا۔ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا تم لوگوں کے ہاں بھی گٹی دینے کا رواج ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نادیہ کے لیے ایک بہترین ساتھی مل جانے کی دعا کے ساتھ تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ چندر شیکھر نے کھڑے ہو کر سعد سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کبھی نہ بھولنا، نادیہ جیسی لڑکی بہترین سے ذرا بھی کم کی حقدار نہیں ہے، اس نے سعد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سعد نے چندر شیکھر کو رخصت ہو کر جاتے اور پھر نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، انسانوں کی ٹریجڈیز کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے سوچا اور سر پیچھے کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر آسمان پر چھائے بادلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بندہ بھی کتنا ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل چوہے جتنے دل والا۔ وہ کب سے اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی، کبھی اس بات سے ڈرتا ہے اور وہ کم شکل ہے، کبھی اس بات سے کہ وہ کم حیثیت ہے۔ بندے کے اندر کے کوڑھ جن پر اس کا اختیار کبھی نہیں ہوتا، اسے ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، پیٹ بھر کے خوش بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے اس کمرے کے در و دیوار پر نظر ڈالی جس میں کچھ عرصہ پہلے دلہن بن کر آئی تھی اور جہاں آ کر وہ اپنے تئیں بیگم صاحبہ بن گئی تھی۔ میلی صدری والے کم مولوی صاحب اور پیون لگے کپڑے پہننے والی بہن جی کی بیٹی، جس نے اس عمر تک پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی خواہش ہی کی تھی، اچھا پہننے اوڑھنے، مٹی گرتے کچے فرش والے ایک کمرے کے گھٹن زدہ مکان سے باہر نکلنے کے خواب ہی دیکھے تھے۔ اس کمرے میں دلہن بن کر اترنے کے بعد خود کو قاف کی ملکہ سمجھنے میں حق بجانی بھی تو تھی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ خوابوں جیسی زندگی پلک جھپکتے ہی گزر جاتی ہے۔ بیچاری سعدیہ کلثوم کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے حسین خوابوں بھری رات بھر کی نیند بس اب ٹوٹنے کو تھی۔ چودھری سردار نے لاوارث بے نشان کھاری کے لیے مولوی صاحب اور بہن جی کی بیٹی کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا کہ بے شناخت کھاری کو کیا فرق پڑتا تھا، اس کی زندگی کی ساتھی کس کی بیٹی تھی، اور مولوی سراج اور بہن جی کے لیے
اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا کہ چودھری سردار نے اپنے لاڈلے کھاری کے لیے ان کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔ کس کو معلوم تھا رات ختم ہونے اور نیند ٹوٹ جانے پر اسے کیسے بھیانک دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روشن کھاری کے لیے روشن زندگی کی نوید لے کر آیا تھا۔ وہ گدا سے شاہ بننے والا تھا، مگر غریب سعدیہ کو ناکردہ جرم کی نسل در نسل بھگتنے والی سزا منتقل ہونے کو تھی۔ کوئی پل جاتا تھا کہ کھاری کی زبانی سے حکم نامہ سنایا جانے کو تھا۔ اعلیٰ نسب صاحب حیثیت بلال سلطان کے بیٹے کی زندگی میں سراج سرفراز اور رابعہ کلثوم کی بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ذات پات حسب نسب ایک بہت بڑی خلیج کی مانند اس کے اور خوابناک زندگی کے درمیان آ کر ٹھہر چکے ہیں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے اپنے حلق سے نکلتی سسکیوں کو روکنے کی خاطر اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا۔ اس کے انگوٹھے تلے رہنے والا کھاری انگوٹھے کے نیچے سے نکل کر قابل ذکر قد کاٹ نکالتا سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ سادے کے اس کلیو روپ کے سامنے اپنے آپ ایک ایسے بوڑھے کی طرح لگ رہا تھا جو ناتوانا تھا اور جس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس نے اس منظر سے نظر چرانے کے بعد آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ بڑی ہی سختی کے دن آن ٹھہرے ہیں سعدیہ۔ اس کے کانوں میں کھاری کی بوجھل آواز سنائی دی۔ وہ سعدیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سعدیہ لاشعوری طور پر سمٹ کر ذرا فاصلے پر کھسک گئی۔ لو بتاؤ بھلا، میں انسان نہ ہوا جانور ہو گیا؟ کبھی ایک جگہ باندھ دو، کبھی کسی اور جگہ۔ میں نہ تو خود کو اجنبی محسوس کروں، نہ ہی شور مچاؤں۔ نہ بابا نہ۔ سعدیہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ دونوں کانوں کی لوؤں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں غریب بندہ، چٹا ان پڑھ اور جاہل، اس انگریز نما باپ کو باپ کیسے مان لوں، چاہے وہ کتنا ہی بیچارہ کیوں نہ ہو؟ وہ بیچارہ ہے کیا؟ خوف سے بھرے لفظ سعدیہ کے منہ سے پھسلے۔ آہو! کھاری نے سر ہلایا۔ مجھے چودھری صاحب نے ساری بات بتا دی ہے۔ بہن جی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ماں کو، میرا مطلب ہے سعد باؤ کی ماں کو، انہوں نے نہیں مارا۔ یاد ہے نا بہن جی نے ساری گل سنائی تھی؟ سعدیہ نے ہونخو کی طرح سر ہلا دیا۔ وہ سعد باؤ کی ماں ہی نہیں تھیں، وہ میری بھی ماں تھی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ کسی ظالم نے چھرا پھیر کر میری ماں کو گلا کاٹ کر مار دیا تھا۔ وہ بلند آواز میں اپنے برسوں پہلے مری ماں کو رونے لگا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ سعدیہ باؤ، بڑے خواب دیکھتا تھا میں۔ پھر اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، جو کبھی میری ماں مجھے مل گئی تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، اس کے پیر پکڑے اس کی شکل تکتے تکتے باقی کی ساری زندگی گزار دوں گا۔ میں غریب کب جانتا تھا کہ ماں تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن میں دنیا میں آیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگا تھا۔ کھاری کو تسلی دیتی سعدیہ خود بھی اس کے ساتھ اس عورت کو رو رہی تھی جس کی زندگی اور موت دونوں ہی کئی اور زندگیوں کے لیے المیہ بن چکی تھی۔ پر بہن جی غلط سمجھیں، ماں کو بلال صاحب نے نہیں مارا تھا۔ روتے روتے ایک بار پھر کھاری نے اس حقیقت کو دہرایا جو کہانی کا مرکزی نکتہ تھا۔ وہ تو خود بھی بڑے ہی بیچارے ہیں۔ ایک بیٹا سالوں پہلے ہاتھ سے گنوا بیٹھے، دوسرا اب آ کر ہاتھ سے گیا۔ وہ بیچارے بلال صاحب، نہ دھن نہ دولت، نہ گھر نہ بار، کچھ بھی انہیں راس نہ آیا۔ وہ مشین جیسے لگتے ہیں، جیسے مشین کا ٹائم لگا دیا جائے تو ٹک ٹک کرتی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ چلو شکر کرو کھاری، ماں نہ سہی تمہیں اپنا باپ تو مل گیا۔ ابا جی بتا رہے تھے تمہارے اچانک مل جانے پر وہ جن کو کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا، زار و قطار رو رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے وہ بات کہی جسے کہتے اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ آہو شکر ہے، اس نے قمیص کے آستین سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مگر اب کیا فائدہ؟ اب نہ میں ان کے کسی کام کا ہوں، نہ ہی وہ میرے کسی کام کے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سعدیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے باپ ہیں، ان کے پاس بے حد و حساب پیسہ ہے۔ تمہاری تو لاٹری نکل آئی کھاری۔ اب تم آئندہ زندگی بہت اچھی گزارو گے۔ فارم ہاؤس اور چودھری صاحب کی چاکری سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پینٹ کوٹ، پالش شدہ مہنگے جوتے پہن کر قیمتی ترین گاڑیوں میں گھوما کرو گے۔ تمہارے والد دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بہت امیر کبیر اونچی حیثیت والے باپ کی بیٹی سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ پھر تم بالکل صاحب لگو گے۔ صاحب، جب کبھی یہاں گاؤں آؤ گے، لوگ دور سے ہی تمہیں دیکھ کر سلامیں کیا کریں گے۔
सादिया को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब बातें करने से पहले इसने अपने दिल पर जो पत्थर रखा था इसका वज़न कितना था। ओए अल्लाह वास्ता, अल्लाह दा वास्ता सादिया बाऊ, खारी को जैसे डंक लगा था। वो उछल कर पीछे हुआ। कैसी बातें करने लगी हो? अल्लाह ना करे जो मैं कोट पैंट पहनकर गड्डियों चलाऊं। तौबा तौबा, हज़ारवीं बार तौबा। इसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, सादिया में क्या खराबी है जो मैं किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करूँगा? मैं तो अल्लाह का शुक्र है पहले ही शादीशुदा हूँ। नहीं खारी, सादिया ने अफसुदगी से कहा, तुम्हारे वालिद मुझे कभी भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करेंगे। तुम नहीं जानते वो मेरे अब्बा जी और अम्मा को किस नज़र से देखते हैं। अब्बा जी बेचारे तो दुनिया में शायद ही कोई नहीं। मेरा अम्मा मिरासनों की औलाद हैं। तुम्हारे वालिद की हैसियत बहुत ऊंची है। वो तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि किस्मत इनके साथ ऐसा जालमाना मजाक करेगी कि इनके किसी बेटे का रिश्ता अब्बा जी और अम्मा की बेटी से जुड़ गया होगा। कैसी बातें कर रहे हो सादिया बाऊ? खारी रोना धोना भूल गया। बिलाल साहब ने तो चौधरी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मेरी शादी बहन जी और मौलवी जी की बेटी से करा दी। वो कहते हैं ऐसी तरबियत कोई और नहीं कर सकता है अपनी बेटी की। सादिया का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो तो तुम्हें मिलने के लिए इधर आने ही लगे हैं, वो कह रहा था। और अगर वो राजी ना भी होते तो सादिया, क्या तुमने खारी को इतना हल्का समझ लिया था? क्या अमीर कबीर बाप को देखकर खारी अपना रास्ता बदल लेता? खारी कौल का बंदा है सादिया बाऊ, इसने तुम्हारे साथ कौल का रिश्ता बांध रखा है। रुपया पैसा इस कौल के सामने क्या हैसियत रखता है? खारी कह रहा था और सादिया को ऐसा लग रहा था इसके सीने पर धरा भारी पत्थर किसी ने उठाकर दूर फेंक दिया हो। रोशन दिन की चमक में भी इसके ईद के सितारे उतर रहे थे। वो दिन में भी आंखें मूंद कर अपने ख्वाबों की दुनिया में जा सकती थी। चंद्रशेखर वापस चला गया था। साद ने नादिया से पूछा। वो छुट्टी के दिन हफ्तादारी सफाई में मसरूफ़ थी। हाँ, नादिया ने मुख्तसर जवाब दिया। हर सिकनी क्या है, क्या गया है क्या? नहीं, वो हिंदुस्तान गया है किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने का इरादा लेकर। नादिया ने डस्टर को कूड़ेदान में झाड़ते हुए कहा। अच्छा। साद ने नादिया के चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश की, लेकिन नादिया का चेहरा बेतासुर था। तुम्हें कैसा लग रहा है? इसका इरादा जानने के बाद मुझे कैसा लगना चाहिए? नादिया ने काम में मसरूफ हाथ रोकते हुए पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता चंद्रशेखर ऐसे लोगों में से है जिनके बारे में दिल चाहता है इनका हमारी जिंदगियों में क़याम दायमी हो जाए? साद ने सवाल किया। नादिया डस्टर हाथ में पकड़े कुछ देर इसकी तरफ देखती रही और फिर इसने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं ऐसी कोई बात इसलिए नहीं सोचती कि मेरी ज़िंदगी में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। किसी का क़याम भी दायमी नहीं होगा। क्यों? तुम्हें कैसे मालूम कि ऐसा होगा? ज़रूरी तो नहीं कि ज़रूरी है, बल्कि यकीनी है। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। हमेशा से ऐसा ही होता चला आया है, इसलिए मैं खुश फहमियों में मुब्तला होने की आदत ही नहीं डाली खुद को। और फिर भी तुम खुश हो? साद ने सवाल किया। हाँ, फिर भी मैं खुश हूँ। खुश रहने के लिए मेरे पास और बहुत सी वजूहात हैं। इसने डिश वॉशर खोलकर इसमें बर्तन बर्तन रखते हुए जवाब दिया। मसलन मसलन वह डिश वॉशर बंद करके इसकी तरफ पलटी। मेरी हालिया ज़िंदगी जिसमें मैं मसरूफ़ और मगन हूँ। तुम कुरान पाक पर और इस्लाम की तारीख़ पर तहकीक कर रही हो। तुम्हारी कोई ख़ास समाजी ज़िंदगी नहीं है। तुम मखसूस वक्तों में मखसूस कामों में मसरूफ़ रहती हो या फिर फारिग वक्त में मुसलसल इबादत करती हो। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे मज़हब में राहिबों वाली ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं? साद ने कहा। पता नहीं, नादिया ने सर झटका। मगर जो भी है, मैं ज़िंदगी में खुश हूँ। मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, साद ने कहा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है जो तुमसे और तुम इससे शादी करके खुश रहोगी तो मुझे बताओ, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए कोई मुनासिब लड़का देखता हूँ। ओह, नादिया हंस दी। तुम खुद ढूंढोगे मेरी ज़िंदगी का साथी? हाँ बिल्कुल। साद इसके अंदाज पर हैरान हुआ। यूँ इस एक कमरे के फ्लैट में बैठे बैठे पूरी दुनिया से कटे हुए तुम मेरे लिए ज़िंदगी का मुनासिब साथी ढूंढोगे? वो मजाक उड़ाने लगी। बेहतर होगा तुम मुझे चैलेंज मत करो। कहीं ऐसा ना हो इसी एक हफ्ते में लड़का लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं और तुम्हें इससे निकाह पढ़वा लेने पर मजबूर करने लगूं। साद ने संजीदा नज़र आने की कोशिश की।
चलो यूं ही सही। वो नूज़ मजाक के मूड में थी। एक नहीं तुम 2 हफ्ते ले लो, चैलेंज है तो चैलेंज है। ज़रूर, वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन फिर तुम्हें बिला चून और चरा मेरी बात माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो बहुत दिनों बाद हल्के फुल्के मूड में आई थी और इसे इस मुसलसल मजाक में मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर हफ्ते 2 हफ्ते में चैलेंज पूरा हो गया और तुमने मेरा निकाह पढ़वा दिया, तो इसके बाद तुम क्या करोगे? बिल्कुल अकेले नहीं रह जाओगे? रात का खाना खाते हुए इसे अचानक दिन में होने वाली बात याद आ गई थी। इसने इसे दोबारा छेड़ दिया। अच्छा है ना, अकेला पड़ा तुम्हें याद करता रहूँगा। तुम्हें छींके आ आकर जुकाम लग जाएगा। वो मुस्कुराया। मुझे याद करते रहोगे, किसी और को नहीं। वो शरारत से मुस्कुराई। किसी और को? किसको? वो चौंका। तुम जानते हो मैं महानूर का जिक्र कर रही हूँ। वही महानूर जिसकी याद तुम्हें रात भर सोने नहीं देती। तुमसे किसने कहा? वो एकदम अनजान नजर आने लगा। मुझे किसी का कहा सुनने की ज़रूरत कहाँ है, मैं तुम्हें खूब जानती हूँ। वो पूरे यकीन के साथ बोली थी। हाँ, वो मेरे वजूद का हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी। वो अचानक बोला था। नादिया को इससे ऐसे खुले एतराफ़ की तवक्का नहीं थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना मेरी किस्मत में नहीं था। मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अजीम अलमिया ने इसके चेहरे को अजनबी चेहरों के हजूम में कहीं गुम कर दिया है। अब मैं चाहूँ भी तो इसे तलाश ना कर पाऊँगा। वो कहे चला जा रहा था। जो इतने अजीज़ होते हैं वो यूँ आसानी से गुम नहीं हो जाते। हजूम में लाख अजनबी चेहरे हों, एक शनासा चेहरे की तो बस एक झलक नज़र आ जाना ही काफ़ी होती है। इंसान इस शनासा चेहरे तक खुद ब खुद पहुँच जाता है। नादिया कह रही थी। वो इसकी तरफ देख रहा था, ना ही इसने नादिया की बात का जवाब दिया था। अपनी अना को रास्ते का पत्थर मत बनाओ साथ। पलट कर देखने में, आधे रास्ते में वापस लौट जाने में, खुद से पुकार लेने में, कोई हमाकत का एतराफ़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मोहब्बत इतनी बेमोल चीज़ नहीं कि इसे इतनी छोटी बातों के हाथों हाथ से गंवा दिया जाए। शायद एक वाहिमा था, मोहब्बत नहीं। वो खुद कलामी के से अंदाज में बोला, यह एक वक्ती जज्बा, जब ही तो इसमें तड़प पैदा हुई, ना पुकारने का हौसला और तो और बराह रास्त इज़हार का मौका भी नहीं मिला। शायद वो मोहब्बत थी ही नहीं। इसने नादिया की तरफ देखते हुए कहा। अपने दिल पर हाथ रख कर कहो ज़रा कि वो महज वाहिमा था। नादिया ने कहा, आज मुझे ये बता ही दो कि डैडी वाले इंकशाफ ने तुम्हें ज़्यादा मगलूब मत किया या मानूर को खो देने के एहसास ने। दोनों के दरमियान एक अजीब सा रब्त है। डैडी वाला इंकशाफ गैर मुतवक्का था और मेरा इस पर रद्द अमल इससे भी ज़्यादा गैर मुतवक्का। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर कीमती शय इस आजमाइश में हार दी। मुझे अपनी इस तही दामनी पर ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। इस रात शायद एतराफ़ के मूड में था। दुनिया बहुत छोटी है। नादिया ने मेज़ पर धरे इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, ये इंतहाई छोटी है। साद ने देखा। ऐसा कहते हुए नादिया की आंखों में इसके लिए मोहब्बत की जूत चमक रही थी। जैसे इसका बस ना चल रहा हो कि उस साद के हिस्से की सारी खुशियाँ इसके कदमों में ढेर कर दे। सब कुछ गंवा कर इस सच्ची और बेमिसाल लड़की की मोहब्बत बाकी रह जाना भी गनीमत है। इसने सोचा और मुस्कुराया। पता नहीं क्यों मुझे पहले ही लगता था तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर देगा। फिजा ने आंखों से चश्मा हटा अखबार मेज़ पर रखते हुए बिलाल सुल्तान से कहा, तुमने ज़िंदगी में शायद ही कभी कोई अच्छी बात सोची हो। बिलाल ने झुंझला कर जवाब दिया, सच सच बताओ, तुम्हारी ज़ुबान पर स्याही का कोई दाग तो नहीं? ऐसा इसलिए है कि मैं दिल से तुम्हें नहीं, दिमाग से सोचती हूँ। फिजा का मूड ख़राब होने लगा। हाँ, जब ही तुम इस नौज़ायदा बच्चे को बस स्टॉप पर मरने के लिए छोड़ आई, इसलिए कि तुम दिल से नहीं, दिमाग से सोचती हो। ज़िंदगी भर का वाहिद ऐसा काम जिस पर मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिजा की आवाज़ पस्त हो गई। मैं बज़ाहिर कितना बेहिस और खुद गर्ज लगता हूँ ना? बिलाल सुल्तान ने सवाल किया। फिजा बेनज़र उठाकर इसके तरफ देखा। वो अपने माजी की तरह आज भी वैसा ही दिलकश था। कनपट्टियों पर मौजूद सुनहरे बालों और पेशानी पर जाहिर होती बढ़ती उम्र की चंद लकीरों के सिवा इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। शायद दूसरों की तुम लगते हो, लेकिन मुझे नहीं लगते। इसलिए मैं जानती हूँ तुम बेहिस हो ना ही खुद गर्ज। फिजा ने सच्चाई के साथ जवाब दिया। और वो दिन याद करो जब तुमने अपना पोर्टफोलियो मेरे मुंह पर मारते हुए मुझसे कहा था
کہ مجھے ایسا غدغز بے حس پتھر دل اور صفاک آدمی تم نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ بلال سلطان ہلکا سا مسکرائے، ان کی مسکراہٹ بھی عجیب سی اداسی تھی۔ ہاں، فضا کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا، اس لیے کہ اس وقت شاید میرا وژن خاصا میچور تھا، لیکن اب تمہارا وژن میچور ہو چکا ہے؟ بلال سلطان نے سوال کیا۔ کل جب کھانی نے پہلے تم سے ملنے، تمہارے گلے لگنے سے انکار کر دیا اور نہیں ہے یہ میرا باپ کی گردان کرنے لگا، تو مجھے ایسا لگا جیسے برسوں پہلے وہ چھرا شناز کی گردن پر چلا تھا۔ اس کی اذیت اس اذیت سے کہیں کم ہوگی جو کل کھاری کے رد عمل پر تمہارے اندر اٹھی ہوگی، فلزا نے کہا اور بلال سلطان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے غور کیا، ایک رات کے اندر اندر ہی ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سے بن گئے تھے۔